बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम इमोबिलाइज्ड एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। इमोबिलाइज्ड नाम से पता चल रहा है कि ऐसे एंजाइम जो मूवमेंट नहीं कर सकते, जिनको एक जगह पर बाइंड कर दिया जाएगा, जो कि एक जगह पे रहेंगे और मूव नहीं करेंगे, ऐसे एंजाइम्स इमोबिलाइज्ड एंजाइम कहलाएंगे। वैसे जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं, अटैच्ड एंजाइम, मेम्ब्रेन बाउंडेड एंजाइम्स कहलाते हैं। वैसे वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, मोबिलिटी नहीं होती उनमें भी, लेकिन उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है मेम्ब्रेन बाउंडेड एंजाइम्स। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं सारे आर्टिफिशियली इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स की बात करेंगे। इमोबिलाइज्ड एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो किसी इनर्ट मटेरियल के साथ अटैच कर दिया जाता है। ऐसा कैरियर मटेरियल जो कि रिएक्शन ना कर सकता हो, और दूसरी प्रॉपर्टी उस मटेरियल की ऐसी होनी चाहिए कि वो एंजाइम की रिएक्शन पर, एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई ख़ास अफेक्ट ना करे, बाइंडिंग साइट्स पर कोई ख़ास अफेक्ट ना करे। तो इमोबिलाइज्ड ऐसे एंजाइम्स हैं, इमोबिलाइज्ड एंजाइम जो कि किसी कैरियर मटेरियल के साथ अटैच हैं। ऐसा कैरियर मटेरियल जो कि इनर्ट हो और एंजाइम के बाइंडिंग साइट पर कोई ख़ास असर ना डाले। इमोबिलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? एंजाइम्स को एक जगह पर ठहराने के लिए क्या ज़रूरत है? तो सबसे पहले इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है इसकी, क्योंकि जब किसी फर्मेंटर में या बायो रिएक्टर में जब कभी एंजाइम्स से प्रोडक्ट बनवाई जाती है लार्ज स्केल पर, कमर्शियल स्केल पर, तो उसके अंदर सबस्ट्रेट ऐड करते हैं। सबस्ट्रेट कुछ देर बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो फर्मेंटेशन वगैरह के प्रोसेस में भी ऐसा ही है। अब जो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट के अंदर एंजाइम्स भी शामिल होंगे, तो उन एंजाइम्स को अलग करना बहुत मुश्किल है। तो एंजाइम्स को किसी ऐसी चीज़ के साथ अटैच कर दिया जाए जब ताकि उनकी सेपरेशन आसान हो, बार बार एंजाइम प्रोडक्ट के साथ ज़ाया ना हो। जैसे नया बैच आएगा, नए बैच पर नया एंजाइम यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन इमोबिलाइजेशन वाले तरीके से एंजाइम बार बार यूज़ नहीं करना पड़ेगा। सेकंड है कन्वीनियंस। इस तरीके को इस्तेमाल करना आसान है, प्रोडक्ट को बनाना इस तरीके से आसान है। बैच वाला प्रोसेस जो है नॉर्मल, जिसमें हर बार एंजाइम को शामिल करना पड़ता है, या फिर ऐसा प्रोसेस जो कंटिन्यूस प्रोसेस है। फर्मेंटेशन के दो तरह के प्रोसेस होते हैं, बैच फर्मेंटेशन और कंटिन्यूस फर्मेंटेशन। कंटिन्यूस फर्मेंटेशन के अंदर लगातार थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट निकालते रहते हैं, उसके अंदर नए एंजाइम्स शामिल नहीं करने पड़ते। लेकिन जो बैच वाला प्रोसेस होता है, सारी प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं और उसकी जगह पर नए सबस्ट्रेट को ऐड करते हैं, साथ एंजाइम्स भी ऐड करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी। अब कुछ जगहों पर एंजाइम जब इमोबिलाइज्ड हो जाते हैं तो वो बेटर प्रोटेक्ट हो जाएंगे, थर्मल प्रोटेक्शन भी मिलेगी इनको और स्टेबिलिटी बढ़ भी जाती है। लेकिन ये बात बिल्कुल 100% ट्रू नहीं है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कुछ एंजाइम्स अपनी स्टेबिलिटी को खो देते हैं जब वो इमोबिलाइज्ड हो जाते हैं। इमोबिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एंजाइम को किसी कैरियर मटेरियल के साथ या किसी ऐसे मटेरियल के साथ बाइंड कर दिया जाए जिसको आराम से आइसोलेट किया जा सकता हो और जो एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई अफेक्ट ना करता हो। तो इमोबिलाइजेशन के मेथड्स हैं, कैरियर बाइंडिंग मेथड में फिजिकल एडजॉर्प्शन मेथड है, कोवलेंट बाइंडिंग
कोवलेंट बॉन्डिंग मेथड एंड आयनिक बॉन्डिंग मेथड। तो इस मेथड में रिएक्शन कोवलेंट वाले में और आयनिक वाले में होंगे, बाकी फिजिकल में रिएक्शन खुद से करवाना नहीं पड़ेगा, रिएक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। दो स्ट्रक्चर्स को, एंजाइम वाले स्ट्रक्चर को और कैरियर मटेरियल को जोड़ना पड़ेगा बस। कैरियर मटेरियल के सरफेस के ऊपर एंजाइम जुड़ जाएंगे, एड्सॉर्प्शन हो जाएगी उनकी। क्रॉस लिंकिंग, एंजाइम्स को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाएगा क्रॉस लिंकिंग में, और एंजाइम एक दूसरे के साथ जुड़ने की वजह से बहुत सा क्लस्टर इख्तियार कर लेंगे, क्लस्टर की शेप। अब उस क्लस्टर को सेपरेट करना आसान होगा। इसके अलावा इंट्रैपमेंट है। इंट्रैपमेंट में कैप्सूल की फॉर्म में भी बनाया जा सकता है एंजाइम को, किसी ऐसे स्ट्रक्चर में कैप्सूल या ड्रॉपलेट की फॉर्म में बना दें, जैसे कि डायग्राम में नज़र आ रहा है, एंजाइम्स एक कैप्सूल में बंद हैं, ड्रॉपलेट की फॉर्म में आ गए, लेकिन इस कैप्सूल के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा कि जिसमें से सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट बाहर गुजर सकती हो, मतलब पास हो सकती हो। यहाँ पे पोर्स दिखाए गए हैं। दूसरा मेथड इंट्रैपमेंट का, एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए सेलुलोज टाइप जिसके अंदर एंजाइम्स इम्बीड हो जाएं, इंट्रैप हो जाएं और अटैच भी रहें साथ। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में इंसोलेबल वाटर कैरियर्स यूज़ किए जाएंगे, क्योंकि अगर वाटर कैरियर जो होगा वाटर में अगर सोलेबल होगा तो एंजाइम्स भी वाटर में फैल जाएंगे। तो इस तरह से एंजाइम्स को एक जगह पे रोकने के लिए इंसोलेबल कैरियर यूज़ किया जाएगा, बाद में उस कैरियर को सेपरेट कर लिया जाएगा। एड्सॉर्बेंट जो केमिकल यूज़ होंगे इसके अंदर पोरस कार्बन, क्ले, हाइड्रस, मेटल ऑक्साइड्स, ग्लासेस एंड पॉलीमेरिक एरोमेटिक रेजिन्स, ये सारे एड्सॉर्बेंट के तौर पर, कैरियर मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होंगे। एंजाइम और कैरियर मॉलिक्यूल के दरमियान अब इस जगह पे आयनिक कोवलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड, कोऑर्डिनेटेड कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है इमोबिलाइजेशन करने के लिए, और सरफेस के ऊपर सिर्फ ये अटैच होंगे। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में सरफेस के ऊपर अटैच होने के अलावा अगर स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा पोरस है तो उस स्ट्रक्चर के इनर सरफेस में भी अटैच हो सकते हैं। एडवांटेजेस है नेक्स्ट एड्सॉर्प्शन मेथड की। स्ट्रक्चर, एंजाइम स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता, इस तरीके से सिंपल और चीप है ये मेथड। इसके लिए कोई क्योंकि अलग से रिएजेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होंगे, ज़्यादातर यही मेथड यूज़ किया जाता है लो कॉस्ट होने की वजह से। डिसएडवांटेजेस हैं, इस प्रोसेस के दौरान कभी कभार एंजाइम्स की पीएच चेंज हो जाती है और टेम्परेचर चेंज हो जाता है। आयनिक स्ट्रेंथ चेंज होने की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है, और इस प्रोसेस में बहुत देर से ये प्रोसेस होता है, क्योंकि कैरियर मटेरियल को बनाना, उस कैरियर मटेरियल के साथ फिर अटैच करना, तो ये स्लो प्रोसेस है। कोवलेंट बॉन्डिंग, मैट्रिक्स यानी कैरियर मटेरियल यानी सपोर्ट मटेरियल और एंजाइम के दरमियान एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है परमानेंट। फंक्शनल ग्रुप जो कि एंजाइम के अंदर मौजूद होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे कैरियर मटेरियल के साथ। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कि एंजाइम एक्टिविटी के लिए ज़रूरी नहीं होंगे, कोई ऐसे अमाइनो एसिड्स जो एंजाइम एक्टिविटी के लिए असेंशियल नहीं होंगे वो इसमें इन्वॉल्व होंगे। इसके अंदर सेलुलोज बेस सपोर्ट विद साइनोजन ब्रोमाइड, ये मटेरियल है जो कि एंजाइम के साथ मिक्स किया जाता है और कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है। एडवांटेजेस हैं, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग स्ट्रेंथ है इसकी, और इससे एंजाइम टूट कर नहीं जा सकते, लीक नहीं हो सकते।
सिंपल मेथड है और यही प्रोसेस एप्लीकेबल है ज़्यादातर सक्सेसफुल मेथड होने की वजह से। डिसएडवांटेजेस इसके अंदर ये हैं कि इस प्रोसेस के दौरान एंजाइम की डीनेचरेशन भी हो सकती है। पूरे प्रोसेस को डिटेल में नहीं पढ़ रहे क्योंकि इस प्रोसेस की डिटेल कोर्स में नहीं है, तो कोर्स में जितना मटेरियल बताया गया है उतना ही पढ़ेंगे। टॉपिक सिर्फ इमोबिलाइज एंजाइम का है। इसके अंदर हम मेन इमोबिलाइजेशन के मेथड्स को डिस्कस करेंगे और बाकी जो इसके फंक्शंस हैं, इमोबिलाइज एंजाइम के यूजेस हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, इनको डिस्कस करेंगे सिर्फ। इस मेथड की वजह से इससे पहले वाले मेथड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंजाइम्स अटैच किए जा सकते थे सपोर्टिंग मटेरियल के साथ, लेकिन इसके अंदर थोड़ी अमाउंट में एंजाइम अटैच किया जा सकते हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की लिमिटेशन की वजह से और जो बाइंडिंग मटेरियल है उसके साथ रिएक्शन की लिमिटेशन की वजह से सिर्फ 0.02 ग्राम पर ग्राम ऑफ मैट्रिक्स अटैच किए जा सकते हैं एंजाइम। नेक्स्ट मेथड है क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग में एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैं जो उनके आपस में बॉन्ड बनवा दिए जाएंगे किसी तरीके से और एक एग्रीगेट बन जाएगा, क्लस्टर बन जाएगा। अब वो जो रिएजेंट है यूज़ करने के लिए, जो एंजाइम्स को यूज़ करने के लिए ग्लूटाराल्डिहाइड है। एडवांटेजेस हैं वेरी लिटिल डिसॉर्प्शन, यानी कि एंजाइम इससे उतर के अलग नहीं हो सकता क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है इस मटेरियल के दरमियान और एंजाइम के दरमियान। डिसएडवांटेजेस ये है कि कभी कभार जो बॉन्ड बनता है वो एक्टिव साइट पे बन जाता है, उसकी वजह से एंजाइम का रिएक्शन करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। दूसरा मेथड एक क्रॉस लिंकिंग के अलावा सरफेस के ऊपर किसी मटेरियल की अटैचमेंट है, सॉलिड सपोर्ट है, और जो सॉलिड सपोर्ट है इसके अंदर भी इस मटेरियल के ज़रिए ये एंजाइम्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। ये भी क्रॉस लिंकिंग की ही टाइप है। इमोबिलाइजेशन के एडवांटेजेस हैं, यूज़ करना आसान हो जाता है, बार बार यूज़ कर सकते हैं एंजाइम्स को क्योंकि एंजाइम्स रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट्स में शामिल होकर नहीं जाते। कभी कभार ज़्यादा स्टेबल भी हो जाते हैं एंजाइम इमोबिलाइज्ड फॉर्म में। अगर हम रिएक्शन को अचानक से रोकना चाहें तो फ़ौरन से नॉर्मली एंजाइम को सॉल्युबल फॉर्म में एंजाइम को सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर किसी शीट वगैरह पर एंजाइम्स मौजूद होंगे तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं आराम से। शीट को रिएक्शन सिस्टम से बाहर निकाल लें तो रिएक्शन फ़ौरन से रुक जाएगा। प्रोडक्ट के अंदर कंटेमिनेशन नहीं होती है एंजाइम की, ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट के अंदर शामिल नहीं होगा, प्रोडक्ट प्योर रहेगी। वरना तो अगर एंजाइम सोलेबल फार्म में हुए, मोबाइल फार्म में हुए तो वो प्रोडक्ट के साथ शामिल हो जाएंगी। सेपरेशन आसान है एंजाइम को और प्रोडक्ट को सेपरेट करना। मल्टी एंजाइम रिएक्शन का बनाना आसान है। अब ये मल्टी एंजाइम रिएक्शन बनाने के लिए एक एग्जांपल करते हैं। एक सिस्टम है जिसके अंदर हम दो तरह के एंजाइम्स यूज़ करना चाहते हैं। अब उसके अंदर एक साइड पे आप ऐसे एंजाइम रख लें जिस पे कोई ख़ास रिएक्शन कैटलाइज करने की सलाहियत है, दूसरी साइड पे कोई ऐसा एंजाइम रख लें जो दूसरा रिएक्शन करता है। अब अगर हम इन दोनों एंजाइम्स को इस लिक्विड के अंदर फैला देंगे तो ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। एंजाइम एक दूसरे की ये जो एक्टिविटी है काइनेटिक्स एक दूसरे की को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों एंजाइम्स एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे। ये पूरा सिस्टम जो है मल्टी एंजाइम सिस्टम बन जाएगा। अब जो इसके अंदर रिएक्शंस हो रहे होंगे वो दूर दूर हो रहे होंगे और एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं होगा।
एफ्लुएंट को डिस्पोज करने के लिए जो प्रॉब्लम होता था, एंजाइम्स को निकालना पड़ता था एफ्लुएंट को डिस्पोज करने से पहले, वो भी आसान हो जाएगा। इंक्रीज्ड फंक्शनल एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, मिनिमम रिएक्शन टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव, लेस लेबर इनपुट इन दिस प्रोसेस। डिसएडवांटेजेस इसके कुछ कॉस्ट के हैं, एडिशनल कॉस्ट, यानी कि जब एंजाइम को इमोबिलाइज्ड करवाया जाएगा उस पे जो खर्चा आएगा वो एक्स्ट्रा होगा स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में कॉस्ट सेविंग भी है इस प्रोसेस में। वैसे टेक्निक वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है जिस जगह पर अगर एक सबस्ट्रेट भी इनसोलेबल हो, क्योंकि जैसे एंजाइम इनसोलेबल है उसको हम सेपरेट कर लेंगे आराम से, किसी चीज़ से फ़िल्टर कर सकते हैं एंजाइम को, लेकिन जब सबस्ट्रेट भी इनसोलेबल होगा तब वो सबस्ट्रेट भी इनसोलेबल फॉर्म में एंजाइम के साथ ही सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से इस टेक्निक में ये प्रॉब्लम है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन लिमिटेड हैं, कंपनीज ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही, उसकी रीजंस हो सकती हैं, उनकी लिमिटेशंस हैं रिएक्शन की और कॉस्ट लिमिटेशंस हैं। एंजाइम्स इनएक्टिवेट भी हो जाते हैं, इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस रिएक्शन इमोबिलाइजेशन के दौरान अनस्टेबल भी हो सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ applications of enzyme immobilization। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यूज़ किया जा सकता है एंजाइम को, इमोबिलाइज्ड एंजाइम को एंटीबायोटिक, बेवरेजेस, अमाइनो एसिड वगैरह बनाने में। बायोमेडिकल एप्लीकेशन में डिजीज़ के लिए, डिजीज़ डायग्नोसिस के लिए अक्सर जो टेस्ट करवाए जाते हैं, किट बनाई होती है टेस्ट के लिए, जिसके ऊपर ब्लड सीरम रखा जाता है और उसका कलर वगैरह चेंज हो जाता है, तो वो एलाइजा किट होती है, एलाइजा किट। तो एलाइजा किट रिएक्शन के लिए, डायग्नोसिस के लिए यूज़ की जाती है। पूरी एक टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी की ये एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इस टेक्निक से डिजीज़ को डायग्नोज किया जाता है, उसमें भी इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स ही यूज़ किए जाते हैं उस किट में। फूड इंडस्ट्री में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ हो रहे हैं। रिसर्च के लिए एंजाइम्स के ऊपर जब रिसर्च की जाती है, एंजाइम्स को सेपरेट करने के लिए, एंजाइम की एक्टिविटी को चेक करने के लिए, तो उस दौरान ये जो इमोबिलाइजेशन का मेथड है ये यूज़ किया जाता है। बायोडीज़ल प्रोडक्शन के लिए, वेजिटेबल ऑयल से बायोडीज़ल बनाने के लिए एंजाइम यूज़ करते हुए एक एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, प्रोसेस को सिंपल करने के लिए इमोबिलाइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, अब जो सीवेज वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स होते हैं, उनको डिग्रेड करने के लिए कभी कभार एंजाइम यूज़ किए जाते हैं डिस्पोज ऑफ करने से पहले। तो उनमें अगर हम डिस्पोज ऑफ करने से पहले ट्रीट करें एंजाइम्स से, तो 7 एंजाइम्स भी चले जाएंगे अगर एंजाइम्स किसी इमोबिलाइज्ड स्ट्रक्चर पर नहीं होंगे तो। डिटर्जेंट इंडस्ट्री में दाग वगैरह उतारने के लिए, लिपिड्स के लिए लाइपेज एंजाइम यूज़ किए जाते हैं, जो कि अक्सर सर्फ वगैरह के अंदर कुछ रेड कलर के और ब्लू कलर के डॉट्स नज़र आते हैं। वो डॉट्स जो होते हैं एंजाइम्स को इमोबिलाइज किया होता है किसी जेल लाइक स्ट्रक्चर के साथ। यूजेस डिस्कस कर चुके हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन, बायोसेंसर
एलाइजाज, बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर, फूड इंडस्ट्री, सीड जर्मिनेशन। लास्ट में कुछ एंजाइम दिए गए हैं जैसे ग्लूकोआइसोमेरेज, और उसकी प्रोडक्ट बताई गई है कि फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अमाइनो एसिड एसाइलेज अमाइनो एसिड प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ये इमोबिलाइज्ड फॉर्म में तमाम एंजाइम जो हैं इमोबिलाइज्ड फॉर्म में इनको यूज़ किया जाता है। लास्ट है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, प्रोडक्ट बनती है इससे हाइड्रोलाइज्ड लैक्टोज, वे प्रोटीन वे जिसे कहा जाता है, मिल्क इसका सोर्स है।